कल हम लोग जो है इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत में जो है प्रवेश किए थे और उस पर कुछ चर्चा किए थे। अब हम पुरातात्विक स्रोतों के विषय में एक पुरातात्विक स्रोत का एक अवयव है, उसका नाम है, एक अवयव है यानी दूसरा अवयव है, ये सिक्के है। सिक्के तो आज हम सिक्के पर जो है चर्चा करेंगे। जो सिक्के भी पुरातात्विक स्रोत के जो है एक अवयव है यानी पार्ट है। इस सिक्के के माध्यम से भी हम इतिहास को जानते हैं। तो आइए हम इस पर थोड़ा अपना विचार ले चलते हैं और जो दुनिया का सत्य है यह आपको आप तक पहुंचाते हैं। सिक्कों के अध्ययन, जो सिक्के हैं, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र के नाम से जाना जाता है यानी मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसको अंग्रेजी में न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। यानी सिक्के का जो अध्ययन किया जाता है कि यह सिक्का किस तरह का है, कब का है, कैसा है, इसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। अगर पूछ दिया जाए कभी किसी परीक्षा में कि न्यूमिस्मेटिक्स का संबंध किससे है, तो आप हमेशा याद रखिएगा मुद्रा शास्त्र से है। मुद्राओं की बनावट एवं मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर सिक्कों की बनावट और सिक्कों में जो कुछ मिलावट होती है उन्हीं धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहर है यानी ये न्यूमिस्मेटिक्स जो है कोई एक सिक्का है तो कितना भाग इसमें सोना है, कितना भाग इसमें चांदी है, कितना भाग इसमें पीतल है, कितना भाग इसमें तांबा है, कितना भाग इसमें पत्थर है, कितना भाग इसमें लोहा है। तो ये सिक्के तैयार अगर कोई कर दिया राजा, तो वो राजा के इस सिक्के को अध्ययन करने के लिए एक विधि है, एक तरीका है जिसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं यानी मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो इसकी बनावट में जितने शामिल हैं ये आपके जो है ये उसमें जो एलिमेंट शामिल है, धातु उसमें सम्मिलित है, धातु, ठीक है, मेटल। तो इसमें जो है इसी का अध्ययन जो है यही करता है, मुद्रा शास्त्र कहता है। तो इस कभी पूछे तो न्यूमिस्मेटिक्स का संबंध किससे है, तो मुद्रा शास्त्र से है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्राचीन काल में जो हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल में अधिकांश घटनाओं पर इस सिक्कों से
सिक्कों से प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृति होती थी, जिन सिक्कों पर कुछ नहीं लिखा होता था, जिन सिक्कों पर कुछ नहीं लिखा होता था, केवल सिक्के का स्वरूप होता था, आकृति होती थी, तो उन सिक्कों को हम कहते थे जिन सिक्कों पर कोई, ये सिक्का है एकदम साफ है, ठीक है, और इस पर कोई कुछ लिखा नहीं है, तो इस सिक्का को हम कहते थे पंचमार्क। पंचमार्क सिक्का क्या कहते थे? पंचमार्क सिक्का कहते थे। तो जिन सिक्कों, जिन कोई लेख नहीं होता, जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, उसे हम सभी लोग पंचमार्क सिक्के के नाम से जानते हैं। पंचमार्क सिक्के के नाम से जानते हैं। यदि आईएएस के परीक्षा में पूछ दे पंचमार्क सिक्का की खूब व्याख्या कर दे, 4 लाइन खो, अब लिखने का टाइम नहीं है, जो लिख दे, आप कहे इस लेख के, इस तथ्यों के आधार पर पंचमार्क सिक्का, पंचमार्क पर सरस्वती की मूर्ति है, सरस्वती की मूर्ति है। दूसरा, पंचमार्क पर शेर का चित्र होता है, तीसरा जो है पंचमार्क पर अशोक का चिन्ह होता है, और चौथा जो है पंचमार्क पर कोई चिन्ह नहीं होता है, तो लड़का वहां जो है, कोई भी परीक्षार्थी अगर पंचमार्क के विषय में नहीं जानेगा तो असमंजस में पड़ जाएगा, कहेगा अशोक वाला मार दीजिए, सिक्कों पर अशोक का चिन्ह रहता है। तो यहाँ तो पंचमार्क से सवाल है ना, तो इसलिए ये गलत, पंचमार्क पर कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए ये सही है। तो आपका सवाल वहां सही हो जाएगा और आप जो है सफलता की तरफ आगे बढ़िएगा। तो अब जान गए पंचमार्क सिक्का किसे कहते हैं। पंचमार्क सिक्का वह सिक्का है जिस सिक्कों पर जो सिक्का सादा है, कुछ लिखा उखा नहीं रहता है, उसे पंचमार्क सिक्का कहते हैं। ये आहत पंचमार्क, जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां होती थी। तो प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां होती थी। तो आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि ध्यान हमारा कहीं और था और थोड़ा सा भटक गया है कि प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृति होती थी, तो उन्हें पंचमार्क तो लेख नहीं होता था, केवल आकृति होती थी। चाहे इस तरह से आकृति हो, चाहे इस तरह से आकृति हो, चाहे जो है इस तरह की आकृति हो, चाहे इस तरह की आकृति हो, चाहे
इस तरह की आकृति हो, ये आकृति है। तो इस आकृतियों पर जो है ये आकृति होती थी, तो आकृतियों पर जो है, तो ये आकृतियों को हम जैसे पंचमार्क है, तो इन आकृतियों को हम एक पंचमार्क सिक्के, एक और है आहत सिक्के, आहत सिक्के, आहत सिक्के, आहत सिक्के। तो आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के में एक केवल जो है यही अंतर है कि ये अगर कोई सिक्का है यहाँ, तो आकृति उसमें किसी चीज की होती थी, तो हम आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हम हो गए हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस पंचमार्क का मतलब होता है कि हम आपसे यहाँ क्षमा प्रार्थी हैं कि ये पंचमार्क सिक्के पर जो एक प्लेन सिक्का होता है उससे ये पंचमार्क भिन्न है, ये प्लेन सिक्के से पंचमार्क भिन्न है। इस पंचमार्क सिक्के पर, चाहे आहत सिक्के पर, जैसे यहाँ इस तरह से ऐसे 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 ये स्वस्तिक का चिन्ह हो गया, इस तरह का ये गरुड़ देवता का चिन्ह हो गया, ये हो गया अशोक सम्राट का चिन्ह हो गया, अशोक सम्राट का चिन्ह हो गया। और इस पे लक्ष्मी की मूर्ति हो गई, लक्ष्मी की, गणेश की मूर्ति हो गई, गणेश की मूर्ति। तो जो ये प्लेन सिक्के हैं और पंचमार्क सिक्के हैं, इस पंचमार्क सिक्के में डिफरेंस ये है कि पंचमार्क में एक चिन्ह होता था, यही हम आपको कंफ्यूज कर दिए थे। तो पंचमार्क में यही चिन्ह होता था, ये चिन्ह जैसे स्वास्तिक चिन्ह है तो ये पंचमार्क है। पंचमार्क का मतलब हो गया इसको मूल सिक्के के स्वरूप में बिगाड़ देना है। तो मूल सिक्का यह है, इस पर कुछ नहीं है, लेकिन जब ऊपर से इस पर जो है स्वस्तिक का चिन्ह लगा देते हैं तो इसके सिक्के के मूल स्वरूप में कुछ परिवर्तन हो गया है, इसीलिए इसको पंचमार्क भी कहा गया है और आहत भी कहा गया है। आहत का मतलब होता है, आहत, आहत का मतलब होता है थोड़े सा नुकसान पहुंचा देना, थोड़े से उसमें परिवर्तन कर देना। तो यही इसमें परिवर्तन हो गया। मूल सिक्के में इस पर चिन्ह नहीं है, अब पंचमार्क सिक्के में इस पर चिन्ह है, पंचमार्क सिक्के में इस पर चिन्ह है, आहत किया गया है, इस पर खुदाई की गई है, उकेरा गया है, यही चीज हम आपको बता दिए हैं। तो अभी हम बता रहे हैं आपको यही पंचमार्क और प्लेन सिक्के में अंतर। तो प्लेन सिक्का में कुछ नहीं लिखा होता है, अब पंचमार्क सिक्के में यही उकेरा जाता है, खुदाई, इस पर कुछ नए सिरे से सिक्कों पर सिंबल दिया जाता है, उसी को हम आहत भी कहते हैं, पंचमार्क भी कहते हैं। तो पंचमार्क आहत को हमेशा समझिएगा। अभी हमारे देश में जो सिक्के चलते हैं इस पर जो है यहाँ चिन्ह होता है, जो यहाँ जो चिन्ह होता है, चार वो शेर हैं, सबका मुंह चारों तरफ है, पीछे है, तो ये शेरों का जो एक तरफ से उकेरा हुआ है, इसी को हम पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का कहते हैं। तो यही हम आपको जो थोड़ा कंफ्यूज कर दिए थे, इसके लिए जो है पढ़ाई लिखाई में तो थोड़ा गलती होती है कभी कभी, इसको सुधार कर लेना ही बेहतर है। तो पंचमार्क सिक्के में का मतलब यही हुआ कि जो प्लेन सिक्के हैं, उस प्लेन सिक्के से हट के उसमें कुछ उसके स्वरूप में बदलाव होता है, जैसे यहाँ बदलाव है, यहाँ बदलाव है, यहाँ बदलाव है, यहाँ बदलाव है, यहाँ बदलाव है। तो उसी सिक्के के जिस सिक्कों पर कुछ न कुछ उकेरा गया हो, उसी को पंचमार्क सिक्के कहते हैं। इसलिए पंचमार्क सिक्का अगर कोई पूछे कि पंचमार्क सिक्का किसे कहते हैं, तो आप पंचमार्क सिक्का किसे कहते हैं तो लिख दे, पंचमार्क सिक्का का आकार चौकोर होता है और प्लेन होता है, प्लेन होता है, प्लेन होता है। पंचमार्क सिक्का का आकार गोला होता है और प्लेन होता है, प्लेन होता है। पंचमार्क सिक्का का आकार जो है त्रिकोणी होता है और प्लेन होता है, और प्लेन होता है। और पंचमार्क सिक्का का आकार किसी भी तरह का होता है, किसी भी साइज का हो,
लेकिन उस पे किसी भी चीज की किसी भी देवी देवता या चिन्ह अंकित होते हैं जैसे भारत में सिक्के पर अशोक सम्राट का चिन्ह है। ठीक है, तो इसलिए यही सवाल इसमें कभी भी किसी भी समय में सही होगा कि पंचमार्क सिक्के वही हैं जिस सिक्के पर जब सिक्का किसी तरह का हो उस पर कुछ न कुछ अंकित होता है। ठीक है, तो अब पंचमार्क सिक्का प्लेन सिक्का में अंतर समझ गए, यानी पंचमार्क सिक्का कहिए या आहत सिक्का कहिए, आहत। तो आपको आ जाए कि पंचमार्क सिक्का आहत सिक्का में क्या अंतर है और प्लेन सिक्का में क्या अंतर है, तो आप इसको समझ जाइएगा। अब आइए, भारत में पुरातात्विक खुदाई से भारत में पुरातात्विक खुदाई से भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने, शीशे के सिक्के के सांचे मिले हैं, सांचे मिले हैं। भारत में जब खुदाई हुई पुरातात्विक विभाग से, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, तो तांबे के सिक्के मिले, चांदी के सिक्के मिले, सोने के सिक्के मिले, शीशे के सिक्के मिले, उनके सांचे मिले हैं। उसी सांचे में सिक्का ढाला जाता था। इनमें से अधिक सांचा कुषाण काल के, इनमें से अधिक सांचे कुषाण काल के हैं। किस काल के हैं? कुषाण काल के हैं। यानी कहने का मतलब, भारत में जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जब ये खुदाई हुई, टीलों की खुदाई हुई, जमीन की खुदाई हुई, या कहीं भी जो है खंडहर की खुदाई हुई, तो उस खुदाई में भारत में तांबे के मिले, चांदी के मिले, सोने के मिले, शीशे के सिक्के के सांचे मिले हैं। इनमें से अधिक सांचे कुषाण काल के हैं। कुषाण काल का मतलब, अर्थात कुषाण काल का मतलब हुआ कि कुषाण काल से मतलब कुषाण काल का अर्थ यह है कि यह समय, कुषाण काल से मतलब यह कि यह समय ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित है। ईसा बीसी के 3 शताब्दियों से संबंधित है। 3 शताब्दियों से संबंधित है, यानी कुषाण काल का पीरियड है। यानी बीसी 300 ईसा पूर्व में, बीसी 300 में आपके सिक्के मिले हैं। किसके सिक्के मिले हैं? तांबे के, चांदी के, सोने और शीशे के सिक्के के सांचे मिले हैं। इन सांचों में सबसे ज्यादा सिक्के कुषाण काल के हैं। तो ये हुआ भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर। जो भारत में सिक्के मिले हैं, जो भारत में आरंभिक सिक्के मिले हैं, जो भारत में जो आरंभिक सिक्के मिले हैं, भारत में जो आरंभिक सिक्के मिले हैं,
भारत में जो आरंभिक सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। उन सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती हैं। परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं के नाम और देवताओं के नाम और तिथियां मिलती हैं। तो जब उस प्लेन सिक्के पर राजाओं के नाम जब रहते हैं तो वह नामकरण हो जाता है। तो पता चल जाता है सिक्कों के माध्यम से कि इस धरती पर कहां से कहां तक कौन राजा राज किया। तो इतिहास जानने का स्रोत हो गया ना। तो इसलिए यह सिक्का भी इतिहास जानने के स्रोत में आता है, पुरातात्विक स्रोत के रूप में। पुरातात्विक स्रोत के रूप में सिक्का भी आता है। और आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि पंचमार्क और आहत सिक्के मिले। जिस तरह से इस सिक्के पर कोई स्वास्तिक चिन्ह बन गया, प्रतीक हो गया। तो आरंभिक जो सिक्के मिले उस पर राजाओं का नाम नहीं था। और 300 BC के बाद के जो सिक्के मिले उस पर राजाओं का और देवी देवताओं का नाम मिला। तो अब हम इससे फैसला कर लेते हैं कि यह इतिहास यहां से यहां तक का इतिहास इन राजाओं के समय का है। और जहां केवल प्रतीक चिन्ह मिले हैं वहां राजाओं का जिक्र करने में कठिनाई होती है। इसलिए वहीं से इतिहास को हम बांट देते हैं। इसलिए इतिहास जानने के स्रोत है हमारे सिक्के। अब आगे आइए। अब आगे आइए कि भारत में जो सिक्का प्रणाली है, तो भारत में जो सिक्कों पर लेख माने वही जो लिखा हुआ लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण मान खोदने की, चाहे उस पे उगाही करने की, उत्कीर्ण करने की परंपरा जो ट्रेडिशन है, परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम यूनानी शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। सवाल पूछ दे कि भारत में सिक्कों पर उत्कीर्ण करने की परंपरा किस शासकों द्वारा की गई। तो पहला लिख दे रोम के द्वारा, दूसरा लिख दे भारत के द्वारा, तीसरा लिख दे चीन के द्वारा, चौथा लिख दे इंग्लैंड के द्वारा, चौथा लिख दे यूनान के द्वारा। तो आप जब पढ़े रहिएगा यहां लिख दे इंग्लैंड के द्वारा, तो पढ़े रहिएगा बढ़िया से। तो इसको सबको काट दीजिएगा, सब गलत है यूनान के द्वारा। यानी भारत में जो सिक्के पर जो है लेख मतलब लिखना और तिथि डेट उत्कीर्ण करने की जो परंपरा सबसे पहले यूनानी शासकों के द्वारा ही की गई। इसलिए आप समझ जाइए, ये जीके आपका तैयार हो गया। ये आईएएस में पूछे या बीपीएस में पूछे या यूपीपीसीएस में पूछे
कहीं भी पूछे, एमपीपी से तुम पूछ सकता है। तो सबसे पहले सिक्कों पर लेख और तिथियां अंकित करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। अब आइए, सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, सिक्कों का प्रयोग, सिक्कों का प्रयोग, सिक्कों का प्रयोग, सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री, खरीद बिक्री, खरीद बिक्री करने, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी, और वेतन मजदूरी, वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था, आदि के भुगतान में होता था। अब समझ जाइए, सिक्कों का प्रयोग दान दिया जाता था, पंडित लोगों को खरीद बिक्री की जाती थी, वेतन मजदूरी आदि भुगतान में होता था। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है, यानी किसी भी देश का इतिहास या भारत का इतिहास अर्थ के रूप में अगर भारत के इतिहास को जानेंगे तो सिक्के का वैल्यू है, सिक्के का मूल्य है, सिक्के के ही द्वारा इसके भारत के इतिहास को आप जान सकते हैं। ये भी एक पुरातात्विक स्रोत है। अब आइए, भारत में सर्वाधिक सिक्के, भारत में सर्वाधिक सिक्के जो है आईएस 90 से लेके और 1990 से लेके और आज तक जो सवाल मैं पढ़ा रहा हूं, आईएएस के पीटी के कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ये जो है भारत में सर्वाधिक सिक्के, भारत में सर्वाधिक सिक्के, भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, सर्वाधिक मौर्योत्तर काल के मिले हैं। तो अगर पूछते भारत में ज्यादा से ज्यादा सिक्के किस काल में मिले हैं, तो मौर्योत्तर काल में मिले हैं। भारत में सिक्के मिले हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिक्के किस काल में मिले हैं, मौर्योत्तर काल में। यानी 184 ईसा पूर्व से लेके जो है 319 तक के पीरियड में भारत में 184 बीसी से लेकर 319 ईस्वी तक के पीरियड में ज्यादा सिक्के मिले हैं। 184 बीसी से 319 ईस्वी तक के पीरियड में भारत में सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं। यही मौर्योत्तर काल का काल है। अब आइए आपको बताते हैं कि मिले हैं जो है शीशे, भारत में सर्वाधिक मिले हैं शीशे। और सिक्के किस तरह के थे, शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के, पोटीन के सिक्के, तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के, सोने से निर्मित सिक्के, यानी सिक्के जो बने इस काल में तो शीशे के भी बने, पोटीन के भी बने, तांबे के भी बने, कांसे के भी बने, चांदी सोने से निर्मित थे। ये जानकारी आपको रखना पड़ेगा। जब इतिहास के विषय में आप जानेंगे तो ये भी इतिहास को जानने का स्रोत है। अब इसी से पता चलता है शीशा का जो सिक्का कौन राजा बनवाया, पोटीन का कौन राजा बनवाया, तांबे का कौन बनवाया, कांसे का कौन बनवाया, चांदी के किसके में, सोने। इसे पता चलता है कि
कौन राजा का काल कौन समय से लेके कौन समय से तक था, इसीलिए इन्हें पता चल गया कि सिक्का जो है भी इतिहास के जानने का स्रोत है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं कि गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। यहां ध्यान देने योग्य की बात है, जारी किए। अगर आईएएस में या बीपीएससी में कहीं पूछ दे इतिहास के पोर्शन से कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आप बता दीजिए गुप्तों के समय में सोने के सिक्के सबसे जारी किए गए। जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए। सातवाहन शासकों ने सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के जारी किए। इस पर आईएएस में और पीसीएस में इस पर 3 सवाल आते हैं। जो सवाल पूछ दे, एक पूछता है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने किया, तो गुप्त काल लिखिएगा। अगर पूछ दे किस वंश के शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, तो कुषाण लिख दीजिएगा। और कहे किस शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए, तो सातवाहनों ने किया। तो इस पर से आईएएस पीसीएस पूरे भारत के प्रोविंशियल सेवा में इसमें से एक सवाल जरूर आता है। अब सोच लीजिए कि आपको हम इतना खोज करके और आपको जो है मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि 3 सवाल आईएएस पीसीएस में जरूर मिलेगा। इसमें से कोई एक सबसे अधिक किसने किया सोने का सिक्का, गुप्त शासकों ने। सबसे अच्छा सोने का सिक्का किसने किया शुद्ध, तो कुषाण शासकों ने। सबसे ज्यादा शीशा का सिक्के किसने दिए, सातवाहन ने। एक तो जरूर पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन यह बात ध्यान दीजिएगा कि इतिहास पढ़ने से कितने फायदे हैं। आज के शासक पूरे विश्व में ऐसे हैं जो कोई ऐसा शासक नहीं है जो शुद्ध सोने का सिक्का चला सके। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं और आप भी चैलेंज दीजिए कि अगर अच्छा शासक हो तो अपने मुल्क में सोने का सिक्का चला के देख लो कि तुम कितना बढ़िया शासक हो। आज के शासक ऐसे हैं जो कागज के सिक्के, जो आपके जो है गिलट के सिक्के भी चलाने में और कागज के रुपए चलाने में नाकाम है। उस पर भी उनका मुद्रा स्फीति गिरता जा रहा है। तो आप बताइए कि वह विदेशी शासक कुषाण था तो भारत को अपना नहीं समझता तो सोने का सिक्का कभी नहीं चलाता। इस पर आपकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वह भारत को अपना समझा तब वह सोने का सिक्का चलाया। आजकल सोना अगर कोई पा जाए तो चोरी करके लेके भाग जाएगा। सिक्का चलाना तो अलग की बात है। तो सब कुषाण शासक बेहतर थे और सब शासकों की अपेक्षा, जो सोने का सिक्का चला के दिखा दिया कि मेरे मुल्क में न चोर है, न डाकू है, न डकैत है, न गुंडे हैं और न कोई अत्याचारी है, सोने के सिक्के चल रहे हैं। तो इसी तरह से मैं आपको इतिहास पढ़ने से फायदे नहीं है कि ऐसा शासक जो सोने का सिक्का चलाया था। और अभी के शासक ऐसे हैं जो गिल्टी का सिक्का चलाने में नाकाम है, पेपर का सिक्का चलाने में नाकाम है। मनो इस तरह के
मुद्राएं जो है इन्फ्लेट कर रही है, तो आप समझ जाइए इतिहास पढ़ने से कितना फायदा है आपको। आप ये जानिएगा तो आप जो है आप भी आप शासक बनने का प्रयास करिएगा कि मेरे भी राज में बढ़िया से जो है ऐसा मुद्रा चले कि सभी देश की मुद्राओं के अपेक्षा उसका वैल्यू ज्यादा हो। खत्म।